गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की बायोलॉजी क्लास में हमारा टॉपिक है इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज, यानी कि प्रतिरक्षा की कमी से होने वाली बीमारी। अब इसमें देखिए, जब इम्यून सिस्टम का कोई भी घटक जीन उत्परिवर्तन, इन्फेक्शन या कुपोषण या किसी दुर्घटना के कारण कार्य करना बंद कर देता है, जिससे व्यक्ति के शरीर में प्रतिरक्षा की कमी हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति में प्रतिरक्षा की कमी हो जाती है तो इसकी कमी के कारण उस व्यक्ति में और अन्य बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो प्रतिरक्षा की कमी से होने वाली बीमारियों के लिए सबसे पहले इस टॉपिक में इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज़ के बारे में हमने इंट्रोड्यूस किया है आपको। उसमें बताया है कि जब इम्यून सिस्टम का कोई भी घटक, जैसे इम्यून सिस्टम का आपकी WBC है, WBC में बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स और जो है आपकी इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स सभी है। अब जब इनका कोई भी, इनमें से कोई भी यदि डेंड्रियोटिक सेल है, माइक्रोफाजेज हैं, इनमें से कोई भी अगर घटक प्रभावित होता है वह किसके कारण, या तो वह जीन परिवर्तन के कारण या इन्फेक्शन के कारण या कुपोषण के कारण, किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है, प्रभावित होता है। जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो इसके कारण जो है आपके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब SCID एंड AIDS यानी सिड एंड एड्स, ये दो प्रकार की बीमारियां हैं जो इम्यूनोडिफिशियंसी बीमारी है, यानी कि प्रतिरक्षा की कमी से होने वाली बीमारियां सिड्स और एड्स है। अब सिड्स में क्या है, इस बीमारी के कारण व्यक्ति की WBC, B और T लिम्फोसाइट्स खराब या क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण भ्रूण में थोड़ा या बिल्कुल नहीं प्रतिरक्षा तंत्र बन पाता है। यानी कि जो भ्रूण होगा, जो न्यू बॉर्न बेबी होगा, उसके पैदा होने के पहले जो भ्रूणीय अवस्था है उसमें B और T लिम्फोसाइट्स जो है एकदम बिल्कुल कार्य करने लायक नहीं रह जाते हैं, जिसके कारण वह बच्चे का इम्यून सिस्टम एकदम नष्ट हो जाता है और वह आगे सरवाइव करना उसको मुश्किल हो जाता है। एड्स में क्या है, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसके कारण शरीर का सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इससे पहले आपको बताया था मैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इम्यून सिस्टम और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो एड्स में क्या होता है, आपका जो सेल मीडिएटेड यानी सेल पर जो निर्भर है इम्यून सिस्टम हमारा, उसको ये क्षतिग्रस्त कर देता है तथा हेल्पर टी सेल की कमी हो जाती है। और हेल्पर टी सेल की कमी हो जाएगी, जब हेल्पर टी सेल की कमी हो जाएगी
तो इसके कारण जो है क्या होगा, बी सेल को उद्दीपित, जो कि बी सेल को उद्दीपित करती है, और टी सेल की कमी हो गई है, यानी बी सेल को उद्दीपन नहीं होगा। जब इसका उद्दीपन नहीं होगा तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं रुक जाएगा। जब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन रुक जाएगा तो आपका शरीर जो है पूर्णतः जो है कि तमाम जो आपके फॉरेन कण हैं या एलर्जन कण हैं या वायरस या बैक्टीरिया उससे लड़ने में असक्षम हो जाएगा। इससे आपको अनेकों प्रकार की बीमारियां होने की मतलब कि आशंका बनी रहेगी हमेशा। जीवाणुओं के विरुद्ध इनके द्वारा यदि अब अगला पॉइंट है एड्स, यानी एड्स कैसे होता है, HIV के द्वारा मनुष्य के शरीर में इन्फेक्शन होने से होता है। एड्स ये बीमारी का नाम है। होता कैसे है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है। जब इनका इन्फेक्शन होता है तो एड्स नाम की बीमारी होती है। एड्स नामक रोग के उद्भवन का जो समय है, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड, वह कितने समय के बाद जो है रोगों के लक्षण को दिखाता है, वह कम से कम 6 महीने में दिखा सकता है या अधिक से अधिक 10 साल तक लग सकते हैं इसमें एड्स के लक्षण आने में मनुष्य के शरीर में। इन्फेक्शन बाई HIV, यानी इन्फेक्शन HIV के द्वारा कैसे होता है। देखिए पहला जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें 5 स्टेज में है। इनमें पहला है इन्फेक्शन। पहला काम है वायरस इंटर द बॉडी। अब जो वायरस है वह है जो हमारे शरीर में पहले इंटर करता है पर्सन के शरीर में, एंड रीचेज माइक्रोफाजेज, यानी कि जो आपकी इम्यून सेल है वहाँ पे पहुँचता है। दूसरे स्टेप में क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी ये एंजाइम, ये प्रक्रिया है। और जो है यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जिसकी मदद से हमारा जो DNA है, उसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, वह RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से DNA में कन्वर्ट हो जाता है, DNA में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरे स्टेप में क्या है, इंटीग्रेशन डी इंटीग्रेशन होता है, यानी इंटीग्रेशन में आपस में मतलब जुड़ जाना, इंटीग्रेट हो जाना। यानी इंटीग्रेशन में क्या होता है, वायरल DNA इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल्स DNA एंड गेट्स रिप्लिकेट्स। तो यानी ये क्या करता है, जब DNA बन जाता है RNA से, तो ये जाता है जो होस्ट सेल है, जिस माइक्रोफेज में सेल में आपके गया है, उसके DNA के साथ ये क्या हो जाता है, ये रेप्लिकेट करने लगता है। तो यानी कि अब इसका DNA किसके साथ रिप्लिकेट हो रहा है, आपके शरीर में जो होस्ट सेल है उसके DNA के साथ रिप्लिकेट करता है। और मल्टीप्लाइकेशन, द वायरल DNA रिप्लिकेट्स, वायरल DNA अपनी कॉपी बनाता है एलॉन्ग विद द इन्फेक्टेड होस्ट सेल, और किसके सादृश्य बनाता है, जो होस्ट सेल है यानी माइक्रोफेजेज जो सेल है उसके साथ में मिल करके बहुत सारी DNA कॉपी बना लेता है। और अपनी देखिए दस द इन्फेक्टेड माइक्रोफॉज एक्ट एज ए HIV फैक्ट्री, और जो है वह HIV फैक्ट्री की तरह कार्य करने लगती है। जो माइक्रोफाज सेल थी अभी वो रक्षा करती थी, लेकिन अब क्या है, उसके DNA के साथ में वायरस का DNA रेप्लिकेट करने लगा है, और अब अपनी संख्या जो है उसी माइक्रोफाज सेल में वो बढ़ाएगा। इसी कारण इसको माइक्रोफेज सेल, अब उसके HIV की क्या हो गई है, फैक्ट्री हो गई है, उसके उत्पादन की अपार क्षमता इसमें माइक्रोफाज में आ गई है। असेंबली ऑफ वायरस, अब उसी जो है माइक्रोफाज सेल में इनकी संख्या बहुत मात्रा में बढ़ती है, यानी फॉर्म एंड असेंबल माने इकट्ठा होना, टू फॉर्म न्यू वायरल पार्टिकल, नया जो वायरल पार्टिकल का निर्माण हो जाता है उसी में, विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल। और जो है कि क्या करते हैं वो, जब बहुत संख्या उनकी माइक्रोफाज में सेल में हो जाएगी तो वो उसको ब्रस्ट कर देते हैं और उसके बाद उससे बाहर निकल जाते हैं। दे मैच्योर एंड टारगेटेड टी सेल ऑफ द बॉडी, ये परिपक्व हो करके किसको टारगेट करते हैं, जो टी सेल है अपने शरीर की, जो एंटीबॉडी प्रदान करने वाली टी सेल है उसी को टारगेट करती है। क्योंकि जब व्यक्ति के शरीर में हेल्पर टी लिम्फोसाइट की संख्या घटने लगती है, जिससे व्यक्ति की बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की शक्ति नहीं रह जाती है, क्योंकि यह व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। अब देखिए ट्रांसमिशन ऑफ एड्स वायरस। एड्स वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, अब ये बताया हूँ। देखिए इसमें एड्स वायरस का ट्रांसमिशन, यूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स एंड सिरिंज टू इंजेक्ट ड्रग और वैक्सीन, जब कोई इन्फेक्टेड सिरिंज है या सिरिंज है या नीडल है, उसके द्वारा किसी को ड्रग्स और या तो वैक्सीन दिया जाए। अब हो सकता है यूज ऑफ
कंटामिनेटेड निडिल फॉर बोरिंग पाइन, यानी किसी अगर कोई इन्फेक्टेड निडिल है, सिरिंज है, और आपने उस वो इन्फेक्टेड है, कंटामिनेटेड है, संक्रमित है, और वही जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में उसको उससे लगाया जाए तो भी आपको HIV फैल सकता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, अगर मदर को हुआ है, अगर वो गर्भवती है तो उसके बच्चे में भी प्लेसेंटा के थ्रू होने के चांसेस हैं। उसके बाद है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, यदि HIV से ग्रसित कोई व्यक्ति है, उसका अंग किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया तो भी उससे इन्फेक्शन हो जाता है। ट्रांसफ्यूज़न ऑफ द इन्फेक्टेड ब्लड, और इन्फेक्टेड व्यक्ति के का ब्लड लेने से भी जो है HIV फैलता है। यूज ऑफ कंटामिनेटेड रेजर, जिससे आप सेविंग वेविंग करते हैं, रेजर या ब्लेड है, या सेविंग के अतिरिक्त और भी कोई चीज़ काटने का है तो क्या है वो कंटामिनेटेड रेजर, कोई व्यक्ति अगर उसका यूज किया है या इन्फेक्टेड व्यक्ति यूज किया है तो उसे स्वस्थ व्यक्ति उसका यूज ना करे। सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एन इन्फेक्टेड पार्टनर, यदि कोई सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप यदि कोई व्यक्ति जैसे बनाता है, उनमें से कोई मेल या फीमेल में से कोई भी अगर इन्फेक्टेड है तो वह बिना कंडोम के अगर उसका मतलब संबंध बनाता है तो क्या है कि उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम निषेचन को भी बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि जो सीमेन है या स्पर्म है वह क्या ऐसा होना चाहिए, वह जो है आपका मतलब कि इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना बस, धन्यवाद।